Assalamu alaikum viewers, it's me Kashyap and welcome back to my YouTube channel. So today's lecture is about factor affecting the test validity and the relationship between validity and reliability. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेस्ट वैलिडिटी पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैलिडिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करें वैलिडिटी को। तो फर्स्ट फैक्टर है इंस्ट्रक्शन टू टेक अ टेस्ट, ठीक है। तो हम कोई भी टेस्ट लेते हैं तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि आपने टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। और अगर हम क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे पार्टिसिपेंट्स को तो वो अच्छी तरह से टेस्ट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे कि टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है। जब वो अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे तो वो टेस्ट में भी परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, ठीक है। तो इस तरह से टेस्ट वैलिडिटी इंक्रीज होगी। द नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर। तो डिफिकल्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर में ये होगा कि अगर आप या कोई टीचर डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ करेगा, मुश्किल लैंग्वेज यूज़ करेगा जो स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे, और स्टूडेंट्स क्वेश्चन को भी समझ नहीं पाएंगे। अगर आप वोकेबलरी डिफिकल्ट यूज़ करेंगे, अगर आप वर्ड्स यूज़ करेंगे, मुश्किल वर्ड्स यूज़ करेंगे जो स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे, तो ऑब्वियसली जब वो आपके क्वेश्चन को समझ नहीं रहे तो वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकेंगे। इस तरह से वैलिडिटी कम होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। तो इनअप्रोप्रिएट का ये मतलब होता है कि कोई प्रॉपर लेवल नहीं होता डिफ़िकल्टी का। कभी-कभी टीचर ऐसा करता है कि ज़्यादा आसान टेस्ट बना देता है और कभी-कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह हैं, ठीक है? जब ज़्यादा आसान टेस्ट बनाएगा तो वो भी नुकसानदेह है, तब भी वे टेस्ट का जो रिज़ल्ट होगा वो वैलिड नहीं आएगा, ठीक है? और ज़्यादा अगर मुश्किल बनाएगा तो तब भी स्टूडेंट सारे फ़ेल होंगे, रिज़ल्ट सही से नहीं आएगा। इसलिए टीचर ने ये देखना है कि टेस्ट जो है डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो एक बैलेंस्ड लेवल हो उसका, ठीक है? ना टेस्ट इतना मुश्किल हो, ना इतना आसान हो, ताकि सब बच्चे जो लोअर लेवल के बच्चे क्लास में वो भी अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकें और हायर लेवल के भी, ठीक है? द फोर्थ वन इज़ अबाउट पुअर कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम्स। तो अगर आप जो टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, अच्छी तरह से नहीं बनाओगे तो ये चीज़ भी वैलिडिटी को लो करेगी, ठीक है? अगर आपने क्वेश्चन ही सही से नहीं बनाए हुए तो आपका टेस्ट का रिज़ल्ट कैसे वैलिड आएगा? तो इस तरह से भी ये वैलिडिटी पे इफ़ेक्ट करता है पुअर कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम्स, ठीक है? लेंथ ऑफ अ टेस्ट। तो लेंथ ऑफ अ टेस्ट में ये है कि आपने लेंथ एक इक्वल लेंथ रखनी है, एक बैलेंस्ड लेंथ रखनी है। ऐसा ना हो कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो आप उसका आंसर 2 नंबर का बनता हो, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर 2 लाइन्स का बनता हो, तो ये भी ना हो। और ऐसा भी ना हो कि टेस्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो कि बच्चे अपने टाइम पे सॉल्व ना कर सकें। कभी-कभी ऐसा होता है कि टीचर बहुत लंबा टेस्ट दे देता है, ठीक है? और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सॉल्व करते-करते इतने लेज़ी हो जाते हैं, इतने सुस्त हो जाते हैं कि उनमें हिम्मत नहीं रहती कि वो टेस्ट सॉल्व कर सकें सही से, और फिर वो उनका आधा टेस्ट रह जाता है, आधा पेपर रह जाता है, इसकी वजह से उनके मार्क्स भी कम आते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ भी वैलिडिटी को कम करती है, ठीक है? अगर हम लोग टेस्ट की लेंथ बहुत कम रखेंगे, वो भी नुकसानदेह है, टेस्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा रखेंगे, तो वो भी नुकसानदेह है। एक बैलेंस्ड लेंथ होनी चाहिए टेस्ट की, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स। तो इसमें ये है कि हमने प्रॉपर्ली अरेंज करना है क्वेश्चंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले जनरल क्वेश्चन पूछने पे स्पेसिफिक की तरफ जाना है। ऐसा नहीं करना कि हमने कोई सही से अरेंजमेंट्स ना की हो आइटम्स की। लाइक अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग पोल्यूशन के बारे में बात करें तो हम लोग पूछेंगे कि व्हाट इज़ पोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग पहले ये पूछें कि पोल्यूशन के क्या कॉजेज हैं, पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम व्हाट इज़ पोल्यूशन पूछें। नो, पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद बाकी लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो अरेंजमेंट हो टेस्ट के क्वेश्चन की वो सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आइडेंटिफाइबल पैटर्न ऑफ द आंसर। आइडेंटिफाइबल पैटर्न ऑफ आंसर का सेम ये मतलब है कि आपने ये नहीं करना कि स्टूडेंट बुक से रट्टा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। आपने उसके कॉन्सेप्ट को देखना है, प्रिडिक्ट करना है कि क्या जो बच्चा है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं क्लियर। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रट्टे में इतने ज़्यादा माहिर नहीं होते, वो बुक टू बुक नहीं पढ़ते, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट सही होता है, क्वेश्चन का आंसर वो सही कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका लॉजिक ठीक होता है क्वेश्चन का। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा। आपने भी लकीर के फ़कीर होके एज़ अ टीचर उसके आंसर को गलत नहीं करना अगर वो बुक टू बुक नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं ये वैलिडिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो एक असेसमेंट अगर हम लोग चाहते हैं कि वो वैलिड हो तो
सबसे पहले उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो रिलायबल हो। रिलायबल का क्या मतलब है कि उसके रिजल्ट कंसिस्टेंट हों, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजल्ट सेम रहें, रिजल्ट चेंज ना हो, ठीक है। तो अगर रिजल्ट सेम होंगे तभी हम लोग कह सकते हैं कि एक टेस्ट एक्यूरेट है, एक टेस्ट सही है। अगर रिजल्ट सेम नहीं होंगे तो हम लोग कहेंगे कि टेस्ट भी सही नहीं है, टेस्ट जो हम लोगों ने जिस चीज़ को मेजर करने के लिए टेस्ट बनाया है वो चीज़, उस चीज़ को वो मेजर नहीं कर रहा, क्योंकि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजल्ट सेम नहीं दे रहा, ठीक है। नॉट सफिशिएंट अलोन का भी यही मतलब है कि अकेले कोई भी चीज़ लाइक अगर अगर एक टेस्ट है वो वैलिड है, ठीक है, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। एक टेस्ट हम लोग कहते हैं कि वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके रिजल्ट सेम नहीं है, तो हम वो कैसे वैलिड हो सकता है? लाइक वैलिड का क्या मतलब होता है कि वो टाइम के साथ वैलिड का ये मतलब होता है कि एक टेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है, और रिलायबल का ये मतलब होता है कि टाइम के साथ उसके रिजल्ट सेम हैं। लेकिन अगर एक टेस्ट है वो रिजल्ट डिफरेंट दे रहा है, लाइक एक्यूरेट रिजल्ट तो दे रहा है लेकिन उस विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये कि एक दूसरे के बगैर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल इन्हेंसमेंट का क्या मतलब है? म्यूचुअल इन्हेंसमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक चीज़ को, अगर हम लोग रिलायबिलिटी को ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वैलिडिटी भी उस एक टेस्ट की ज़्यादा होगी। अगर हम लोग वैलिडिटी को ज़्यादा करेंगे तो रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अनएम्बिगुअस क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक अनक्लियर क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से जो उनको समझ नहीं आते, तो इस तरह से क्या होगा कि जो एरर होगा वो टेस्ट में वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर रिलायबिलिटी और जो वैलिडिटी होगी वो भी कम होगी। जब टेस्ट में एरर होगा तो रिलायबिलिटी, तो जब टेस्ट ही गलत होगा तो रिलायबिलिटी तो ऑब्वियसली गलत होगी, क्योंकि उस विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके रिजल्ट सेम नहीं आएंगे, और टेस्ट गलत होने का मतलब यही है कि उसकी लो वैलिडिटी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल इन्हेंसमेंट होती है। अगर वैलिडिटी कम होगी तो रिलायबिलिटी भी कम होगी, अगर वैलिडिटी ज़्यादा होगी तो रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो इनका आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है, दोनों दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आया तो आप फ्री होके कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबको आंसर कर सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।